एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है सुदीप तकुंडू, द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पार्स आरती एजुकेशन सर्विसेज। आप सभी का इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर का आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं, जो है रेडॉक्स रिएक्शंस के एप्लीकेशंस। याद होगा आपको, जब मैं पिछली बार क्लास ले रहा था उस टाइम पे मुझे आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत भूख लग गई थी और इसीलिए मैंने एक चिप्स का पैकेट खोलकर एक चिप्स खाया था। और जो चिप्स था वो चिप्स थोड़ा सा तेल कट स्मेल कर रहा था, बहुत ही अजीब सा टेस्ट आ रहा था। तो इसको हम कहते हैं रैंसिडिटी। जैसे देखिए, ये जो चिप्स का पैकेट आप देख रहे हैं, इस चिप्स के पैकेट को मैंने खोल कर रखा था। तो क्या हुआ होगा, क्योंकि ये चिप्स का पैकेट अभी खुला है, इसीलिए यहाँ का जो एरियल ऑक्सीजन है ये इसके अंदर घुस गया होगा। अभी ये जो चिप्स है, इस चिप्स को तो फ्राई किया होगा ना, इस चिप्स को तेल में डाल के फ्राई किया होगा, इसका मतलब इसके ऊपर तेल लगा होगा। इस तेल के साथ यहाँ का जो इस रूम में जो भी ऑक्सीजन है ये रिएक्ट कर गया होगा और इसके रिएक्शन से एक गंदी सी स्मेल तैयार होगी, जो कि एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है और इसको कहते हैं हम लोग रैंसिडिटी। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि बासी खाना, खाना बासी हो गया है। तो खाना बासी हो गया है, हम लोग इसको ऐसे ही कैजुअली बोलते हैं कि कोई खाना मान लीजिए कि कल बना था, उसको फ्रिज में रख के आज हम खा रहे हैं, हम बता रहे ये तो बासी खाना है। सो बासी खाने का मतलब क्या? देखिए, इस वर्ड को थोड़ा सा डीप समझिए। इसमें बोला हुआ है बासी। बासी में एक शब्द छुपा हुआ है बास। बास क्या अच्छा स्मेल होता है? नहीं, वो तो खुशबू होती है जो कि एकदम सुगंध फैलाती है। हम बात करें बास की, अरे गंदा बास मार रहा है। तो बास मतलब क्या? गंदा सा स्मेल। यही है हमारा रैंसिडिटी। तो क्या खाना एक दिन पुराना हो गया, उसको आपने फ्रिज में रख के अगले दिन खाया, तो क्या वो सच में बासी हो गया? नहीं, ये पुराना कंसेप्ट है। पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो कोई भी खाना पकाने के बाद उसको 3 से 4 घंटे के अंदर हम लोग खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है, उसके बाद वो एरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रैंसिड हो जाता था, मतलब बासी हो जाता था। उसको खाने से एक गंदा सा टेस्ट आता था, गंदा सा स्मेल आता था, एंड इसीलिए उसको बासी कहते थे। आज हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स है, जिन टेक्निक्स के जरिए हम रैंसिडिटी या खाने का बासी हो जाना प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके खाने से गंदा स्मेल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो बासी नहीं हुआ है। वो एक पुराना शब्द है, प्राचीन काल में यूज होता था, जो कि बिकॉज ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन हमारा जो खाना है वो रैंसिड हो जाने के कारण बास मारता था। ठीक है ना? चलिए, रैंसिडिटी क्या है? तो अभी मैंने आपको खड़े खड़े ही बता दिया। रैंसिडिटी इज एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एनवायरमेंट। इस एनवायरनमेंट के एयर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो होगा ही, और ये ऑक्सीजन जब आपके ऑयल्स या फैट्स के साथ रिएक्ट करेगा, ऑयल या फैट्स मतलब जैसे कुकिंग ऑयल, घी, बटर, ये सब अलग अलग टाइप के फैट्स है। दिस आर ऑल फैट्स। सो ऑयल्स एंड फैट्स के साथ जब हमारा ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हो जाता है रैंसिड या तो बासी। हम लोग खाने को रैंसिड होने से या बासी होने से कैसे बचा सकते हैं? सो व्हाट आर द वेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी? रैंसिडिटी से हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाने को किस किस प्रकार में, जो थोड़ा पुराना हो जाता है उसको किस किस प्रकार में स्टोर करते हुए देखते हैं। पहला हो सकता है नाइट्रोजन पैकेजिंग। नाइट्रोजन पैकेजिंग अक्सर आपने लेस के पैकेट्स में, कुरकुरे के पैकेट्स में देखा होगा कि हवा भरी हुई होती है और वो सील्ड होता है। आप दुकान में भी जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि जो एकदम अच्छे से हवा भरा हुआ, एकदम खुला सा, वो ऐसा पैकेट हम ले। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने पिताजी के साथ बचपन में गए होंगे और उन्होंने देखा होगा कि बहुत पुराना सा, एकदम मुरझाया हुआ सा, जिसके अंदर कोई हवा नहीं है, ऐसे पैकेट को आपके पिताजी ने नहीं लिया होगा।
तो तब से आप सीख गए कि हमें फूला हुआ पैकेट लेना है। असल में आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? आपके पिताजी ने फूला हुआ पैकेट क्यों चूज किया और ऐसे मुरझाया हुआ से जिसके अंदर से सारी हवा निकल गई हो उसको चूज क्यों नहीं किया? क्योंकि जो हम आज पैकेट्स देख रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिल्ड है। जो भी हमारा लेस का या कुरकुरे का जो भी पैकेट है, ये पैकेट के अंदर पूरा का पूरा इन लोगों ने नाइट्रोजन भर रखा है। अगर नाइट्रोजन अंदर होगा तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या कि ये जो हम लोग एरियल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन ऑयल और फैट के साथ रिएक्ट करके अंदर जो है खाने को रैंसिड बनाता है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भरा हुआ है अंदर। सो हम लोग या तो नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं या तो हम लोग हीलियम को यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन और हीलियम ये दोनों के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता। हम लोग जनरली नाइट्रोजन प्रेफर करते हैं बिकॉज हीलियम बहुत ही हल्का गैस होता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी इनॉग्रेशन के समय पे वहां पे एक ऐसे बहुत सारे बलून्स का गुच्छा लिया जाता है और उसको ओपन करके उसको छोड़ दिया जाता है, ऊपर उड़ जाते हैं। ऊपर उड़ जाते हैं कैसे? क्योंकि उसके अंदर हीलियम भरा होता है, सॉरी हीलियम He, ठीक है ना, उसके अंदर हीलियम भरा होता है। सो हीलियम गैस जो है ये बहुत ही लाइट गैस है, हाइड्रोजन के बाद ही आ जाता है हीलियम। सो हीलियम भरने के कारण वो बहुत हल्का होकर सीधा उड़ जाता है। सो अगर आपके कुरकुरे के पैकेट में हीलियम भर दिया जाए तो आप उसको ऐसे, अरे मेरा कुरकुरे उड़ गया, ऐसे करते रह जाएंगे। सो जिसके कारण हम लोग हीलियम ना यूज करके नाइट्रोजन यूज करते, ज्यादा कन्वीनियंट होता है। सो नाइट्रोजन पैकेजिंग से अगर हमने अंदर हीलियम या नाइट्रोजन भरा हुआ है तो फिर ऑक्सीजन अंदर नहीं एंटर कर पाएगा और आपके ऑयल्स एंड फैट्स रैंसिड नहीं होंगे। सो दिस इज वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग रैंसिडिटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, दूसरा है एयर टाइट कंटेनर। अगर हम लोग एयर टाइट कंटेनर्स यूज करेंगे तो एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करने से उसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। तो एयर अगर अंदर जाएगा ही नहीं तो फिर उसका रैंसिडिटी होने का सवाल नहीं है ना। तो अगर आपने देखे होंगे कुछ लॉक एंड लॉक के डब्बे होते हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं, ऊपर से हम ढक्कन लगाते हैं और ऐसे टक 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 चारों तरफ से बंद करते हैं। उसके ढक्कन पे आपने देखा होगा एक रबर का एक लेयर लगा होता है। इसको जब हम लोग ऐसे बंद करते हैं तो वो सारा का सारा एयर उड़ा देता है और अंदर क्रिएट हो जाता है वैक्यूम। इस वैक्यूम के माध्यम से हम रैंसिडिटी को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर वो 100% एयर टाइट है तो फिर उसके अंदर रैंसिडिटी बहुत लंबे समय तक नहीं होगी। ठीक है ना। सो ये हो गए दो तरीके। तीसरा तरीका है कीपिंग द फूड इन अ फ्रिज, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से कैसे फायदा हो रहा है? रेफ्रिजरेशन से ऐसे फायदा हो रहा है कि आपका जो फूड है अगर वो ओपन एयर में होता तो ओपन एयर में चारों तरफ से जो ऑक्सीजन है वो जल्दी आकर रिएक्ट करता। अब ये जो ऑक्सीजन आकर रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक गैस है। इस गैस को मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए? गैस को मूवमेंट करने के लिए चाहिए काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूविंग होगा तो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। सो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये बहुत तेजी से मूव कर जाएंगे। इसलिए गर्मी में आप देखते होंगे कि अगर आपने खाने को बाहर छोड़ दिया तो वो जल्दी खराब हो जाता है। जल्दी खराब इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाई टेम्परेचर के कारण बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बहुत जल्दी आपके खाने तक पहुंच गया। इसका मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होगा। इफ your temperature is directly proportional to kinetic energy and gaining this kinetic energy oxygen reacts with your food quickly, इसका मतलब if I do the opposite, if I keep the food inside a freezer and inside the refrigerator, when the temperature is low, this oxygen will move with lesser kinetic energy and less kinetic energy से move करेगा तो फिर आपके खाने को rancid होने में काफी टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि क्या फूड फ्रिज में रहते हुए भी रैंसिड हो सकता है? हो सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि वहां पे मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाएंगे बिकॉज अंदर टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, इसीलिए पार्टिकल्स जो है मूवमेंट बहुत कम करेंगे। इसीलिए आपका जो खाना बाहर 1 दिन या 2 दिन में रैंसिड होता वो अंदर करीब 7-8 दिन होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं केक बनाऊंगा और गलती से वो केक बहुत अच्छा बन गया तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगा और 20 साल बाद जब मेरा बच्चा पैदा होगा मैं उसको खिलाऊंगा। इतना नहीं रख पाएंगे आप। ठीक है ना, उसमें तो खराब हो ही जाएगा। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि फ्रिज में रखने से रैंसिडिटी प्रिवेंट पूरी तरह से तो नहीं होती, बट वो स्लो डाउन जरूर हो जाती है। रैंसिडिटी इज स्लोड डाउन व्हेन यू कीप द फूड इनसाइड द फ्रीजर। ठीक है। चौथा तरीका,
अब देखिए फ्रिज तो पुराने ज़माने में नहीं था, है ना? फ्रिज तो एक नया टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब लास्ट 50-60 साल में आया होगा। उससे पहले तक जो है, उससे पहले तक लोग क्या करते थे? उससे पहले तक लोग जो है ऐसे वुडन कैबिनेट्स बनाते थे। दे यूज्ड टू मेक सच वुडन कैबिनेट्स जिसके अंदर काफ़ी डेप्थ हुआ करती थी। ठीक है ना? सो ये एक वुडन कैबिनेट है, यहाँ पे इसका डोर होगा और इसके अंदर जो शेल्फ्स लगे होते थे, ये बहुत ही ज़्यादा अंदर तक होते थे। तो दरवाजे को खोल के फूड को एकदम अंदर तक पुश कर दिया जाता था। इससे क्या होता है, ये जो वुडन कैबिनेट है पूरे का पूरा वुड का बनता था, इसमें कोई ग्लास व्लास नहीं होता था। ऐसा नहीं कि सामने ग्लास लगा हुआ है, ये पूरे तरह से एक बॉक्स पैकिंग जैसे हो गया। अगर आपने खाना ऐसे काफ़ी पीछे ऐसे सटा कर रख दिया, तो क्या है कि यहाँ पे लाइट कहीं से भी आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। सो लाइट जो है, लाइट से भी पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारे एयर के पार्टिकल्स है, वो हीट हो जाते हैं, थोड़े बहुत भी हो तो। सो अगर आपने खाने को अंधेरे में पुश कर दिया, यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे एयर के पार्टिकल्स जो है, एयर के पार्टिकल्स थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े ठंडे होंगे। थोड़े ठंडे होंगे तो जो रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट था वही इसमें लगेगा, इसमें रैंसिडिटी थोड़ी सी टल जाएगी। हालांकि ये फ्रिज जैसा काम करेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है, नहीं करेगा, बिकॉज ये उतना भी ठंडा थोड़ी हो रहा है। बट ऐसा होता था ना पुराने ज़माने में, घरों में जब खाना दिया जाता था तो ऐसे कम से कम 5-6 आइटम्स होते थे। उस टाइम पे जब कुकिंग स्टार्ट होती थी वो 10 बजे हो जाती थी। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में ये इतने सारे पकवान बनाते थे। जब तक ये खाने के लिए बैठेंगे 1 बजे 2 बजे जो भी है, उस टाइम तक तो पहला वाला जो डिश था आपका 10 बजे वाला, उसका तो 3-4 घंटा हो गया होगा। उसके साथ तो रैंसिडिटी हो सकती थी। तो ये एटलीस्ट आपका 3 से 4 घंटे का रैंसिडिटी जो है थोड़ा प्रिवेंट कर देता था। क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है लाइट से, यू हैव पुश्ड इट इनसाइड द कैबिनेट सो फार दैट देयर इज a darkness. So in the darkness, the chances of rancidity becomes little less than when you keep it in the open. So इस तरीके से keeping the food in dark place या keeping away from light, लाइट से दूर रखकर हम जो है थोड़ा सा रैंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं। पांचवा तरीका है बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एज द नेम सजेस्ट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये केमिकल्स है। इसको हम लोग आमतौर पे प्रिजर्वेटिव्स भी कहते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कि ऑक्सीजन के साथ आपके फैट्स एंड ऑयल्स को रिएक्ट नहीं होने देता, इसके वजह से रैंसिडिटी प्रिवेंट हो जाती है। तो कोई भी फूड आइटम जो कि आपको मॉल्स वगैरह में मिलते होंगे, ऐसे पैकेज फ्रोजन फूड्स जिसके ऊपर लिखा रहता है कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 1 ईयर, ऐसे सारे फूड्स में आप गारंटी के साथ ये जान सकते हैं कि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पक्का मिलाया होगा। विदाउट प्रिजर्वेटिव कोई भी फूड का इतना लंबा शेल्फ लाइफ नहीं हो सकता। उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स तो पक्का होंगे। क्या ये बहुत अच्छा है? नहीं, ये कोई भी केमिकल इतने अच्छे नहीं होते। इसमें आमतौर पे 2 केमिकल्स यूज करते हैं, एक है BHA और एक है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल अमाइलेस BHA एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल ट्यूलिन BHT। ये 2 केमिकल्स जो है BHA और BHT, ये खाने में डाले जाते हैं। इसका सेवन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। कोशिश करिएगा आप ऐसे फ्रोजन फूड्स जो कि ऐसे 6 महीना 7 महीना 1 साल ऐसे शेल्फ लाइफ वाले हो, इसको आप उतना ज़्यादा कंज्यूम मत करिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स है ये हमारे हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं है। ठीक है ना? ये हो गई हमारे रैंसिडिटी की बात। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। आई विल जस्ट सम इट अप। Here we have seen rancidity is nothing but the aerial oxidation of oils and fats because of the presence of oxygen which is present in this air in the environment. This oxygen reacts with the oils and fats and makes your food rancid. Now these are the ways of preventing it. First is nitrogen packaging, then keeping the food in airtight containers, refrigerating it in the fridge, keeping away from sunlight or mixing it with some preservative which contains antioxidants. इसमें 2 antioxidants important है, एक है BHA और दूसरा है BHT। ठीक है ना? ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स है। आई होप आपको ये रैंसिडिटी समझ में आ गई कि क्या होती है। चलिए एक और एप्लीकेशन है, दिस इज करोजन। सेकंड इज
करोजन, करोजन, करोजन रस्टिंग सुना होगा आपने कि लोहे के चीजों को रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। सो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट करोजन। सो व्हाट इज करोजन? इट इज अ प्रोसेस in which metals are slowly eaten away by the action of oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, acids, bases, salts, etc. अलग अलग गैसेस के ज़रिए, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या एसिड्स, बेसेस, सॉल्ट्स, इनके कारण अगर कोई मेटल स्लोली उसको खाया जाता हो तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं करोजन। सो अभी हम लोग करोजन देखने वाले हैं इन द फॉलोइंग मेटल्स। विल सी करोजन ऑफ आयरन, विल सी करोजन ऑफ कॉपर, विल सी करोजन ऑफ सिल्वर, and also we'll see the corrosion of aluminium। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, इन सभी में जो हम लोग करोजन पढ़ रहे हैं उसमें स्पेसिफिकली आयरन के साथ जो करोजन होता है उसको कहते हैं रस्टिंग। सो करोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। बाकी सबको हम लोग रस्टिंग नहीं कहते। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इनके साथ हम लोग रस्टिंग टर्म नहीं एसोसिएट करते। सो ये आयरन के साथ ही हम लोग रस्टिंग देखते हैं। सो पहले हम लोग आयरन की ही रस्टिंग को स्टडी करते हैं। आयरन विच इज Fe, इसके साथ रस्टिंग हो रही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग? रस्टिंग का क्या मतलब है? रस्टिंग होने के लिए कुछ नेसेसरी चीजें चाहिए होते हैं, जैसे देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ H2O, दैट इज वाटर। ये वेपर के भी फॉर्म में हो सकता है या प्योर वाटर भी हो सकता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया तो हम आयरन का रस्टिंग से प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो इसके लिए एक एक्टिविटी है, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिए है ऐसे कुछ टेस्ट ट्यूब्स। पहला वाला जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने पानी भर दिया और ऊपर से इसको एकदम ओपन छोड़ दिया। सो ये नॉर्मल ठंडा पानी है। सो ठंडा पानी और ऊपर से भी एकदम ओपन, इसके अंदर हमने एक आयरन नेल डिप करके रख दिया। ठीक है ना, ये है पहला केस। सेकंड केस में हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक आयरन नेल लिया है, इसको हमने गर्म पानी में डाला। ये भी पानी है बट ये गर्म पानी है। ध्यान रखिएगा, गर्म पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है, गर्म पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो काफी कम होती है। तो यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया है और इसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, मतलब पानी तो प्रेजेंट है, H2O इज प्रेजेंट बट ऑक्सीजन इज लेस। प्लस टू टॉप इट ऑल हमने इसके ऊपर तेल भी डाल दिया। तो तेल डालने से ऑक्सीजन का आना अब बिल्कुल ही प्रिवेंट हो गया। फिर भी हमने एक और चलिए कैप भी लगा दिया, काफी प्रोटेक्शन लिया हमने। सो यहाँ पे सिर्फ पानी है लेकिन ऑक्सीजन आने की कोई संभावना नहीं है। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में हमने यहाँ पे फिर से एक आयरन नेल डाला इसके अंदर, ताकि कोई मॉइस्चर ना हो इसीलिए हमने सिलिकॉन के बॉल्स डाल दिए। जो आपने देखे होंगे आपके नए नवेले बैग के अंदर एक छोटा सा सैशे होता है, उस सैशे को अगर आप फोड़ेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉल्स मिलेंगे। ये सिलिकॉन के बॉल्स है। सिलिकॉन के जो बॉल्स है ये एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर खींच लेता है। सो यहाँ पे मॉइस्चर खींच लिया गया है और हमने ऊपर से जो है इसको इस तरीके से सील कर दिया ताकि इसके अंदर कोई नया मॉइस्चर भी ना जा सके, हालांकि अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है। सो इसमें थर्ड वाले में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट बट वाटर इज नॉट प्रेजेंट। सेकेंड वाला जो था इसमें ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट एंड वाटर वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे पानी था, गर्म पानी। थर्ड वाले में दोनों चीज है, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। ठीक है ना। सो ये हमारे तीन टेस्ट ट्यूब्स है। सो व्हाट विल सी दैट कि फर्स्ट वाले में रस्टिंग हो जाएगी,
रस्टिंग विल टेक प्लेस ओवर हियर। सेकेंड वाले में रस्ट नहीं होगा, थर्ड वाले में रस्ट नहीं होगा। इट प्रूव्स दैट कि देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस। अब जब रस्टिंग होता है तो ये केमिकल चेंज है, ठीक है ना, इट इज नॉट रिवर्सेबल। एक बार रस्ट होने के बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। सो इसीलिए इसका एक केमिकल रिएक्शन भी होगा। सो इट इज Fe प्लस O2 प्लस X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। Why? Because we do not know कि इस कमरे में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे Fe प्लस O2 प्लस X H2O। This gives me Fe2O3 dot X H2O। This is a formula that we get। इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था। तो मैंने आपको पहले भी कहा था बैलेंसिंग के समय, जहाँ 3 है और एक तरफ 2 है, इसको हमें 6 करना पड़ेगा। तो इसको 6 करने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया 2। इसके लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसे 3, तो ये हो गया 6। इससे हमारा आयरन जो है ये 4 हो गया, तो इधर लगा दिया 4। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये तो पूरे के पूरे इक्वेशन के साथ रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे डॉट क्या है? डॉट का मतलब ये जो मॉइस्चर है ये एब्जॉर्ब हुआ है, द वाटर हैज गॉन इनसाइड, इसीलिए डॉट लगा है। ये जो 2 है तो पूरे के साथ रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब हमें ये जो 2 है ये इसके साथ भी रिएक्ट हो रहा है, तो इधर भी एक 2 लगाना पड़ेगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ये है बैलेंसिंग ऑफ द फॉर्मूला ऑफ या इक्वेशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आयरन पे रस्ट लगता है। देखिए हमारे देश में हर साल हम लोग बहुत सारे करोर्स में, ठीक है, वी लूज मनी इन करोर्स बिकॉज ऑफ दिस रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। कितना सारा लोहा हमारा इस तरीके से रस्ट होकर एकदम खराब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं? व्हाट आर द वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन? सो ध्यान रखिए कि हमें बेसिकली या तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ कर देना है या तो पानी का सप्लाई कट ऑफ कर देना है। दोनों में से कोई एक काम आपने कर दिया तो आपका जो रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हमारा रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगा। सो द फर्स्ट मेथड इज ऑयलिंग और ग्रीसिंग। सो आपने देखा होगा आपके साइकिल का जो चेन है नीचे वो एक मूविंग पार्ट है। सो उस पर हम लोग या तो ग्रीस लगाते हैं या तो उस पर ऑयल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ऑयल लगा दिया तो ऑयल के प्रेजेंस में ये वाटर जो है वो तो नहीं अंदर जा पाएगा, पानी और तेल नहीं मिलते, इसीलिए जो है आप उस पर ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं, तो उससे जो है ये वाटर प्रिवेंट हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता और वो आपको रस्टिंग नहीं करने देगा, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया ऑयलिंग और ग्रीसिंग। सेकेंड इज पेंटिंग। सो जो लोहे के सब्सटेंसेस होते हैं जो एक जगह पे आप रखने वाले हैं, जैसे कि मेरे इस क्लासरूम में जो बेंचेस बने हुए हैं ये लोहे के बने हैं। सो इसको हमने ऑयल पेंट कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑयल पेंट। ऑयल पेंट किया तो अब उस ऑयल के थ्रू ये वाटर अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और इस तरीके से पेंटिंग करने से मैं आयरन के आर्टिकल्स को जंग लगने से प्रिवेंट कर सकता हूँ। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका है गैल्वेनाइजिंग। Now what is galvanizing? Galvanizing is coating our iron with a layer of zinc over it. Coating iron with zinc. So समझिए कि अगर मेरे पास एक बक्सा है जो कि आयरन से बना हुआ है, ठीक है, अगर मैंने इसके ऊपर जिंक की कोटिंग लगा दी, ये जो कोटिंग है जिंक की है। सो रिएक्टिविटी सीरीज के तहत हम लोग जानते हैं केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से, मतलब AlZnFe। सो इसका मतलब Fe से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक है। इसीलिए जब ये ऑक्सीजन आके रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो ये ऑक्सीजन आके किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा रिएक्टिव हमारा Zn है Fe से, इसीलिए Zn के साथ रिएक्ट करके ये ZnO बना देगा और अंदर का जो हमारा आयरन है ये रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाएगा। तो सर इससे जिंक नहीं खराब होगा क्या? जिंक ऑक्साइड का लेयर बनने के बाद वो एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देता है, ठीक है ना। अगर एक बार जिंक ऑक्साइड बन गया इट बिकम्स अ प्रोटेक्टिव लेयर फ्रॉम टॉप।
तो ये जो मेटल है ये फर्दर करोड नहीं होता. सो अ जिंक ऑक्साइड लेयर ऑन टॉप ऑफ जिंक मेटल becomes a protective layer for it and it does not allow any further corrosion of it. इसीलिए जो है जिंक ऑक्साइड बनकर ये हमें इसके अंडरलाइंग आयरन को प्रिवेंट कर देता है और इस मेथड को बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग. ठीक है ना. सो ये हो गया हमारा थर्ड मेथड. ऐसे ही हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने अपने पुराने ज़माने के जो 3mm वाले जैक के हेडफोन्स आते थे, वो ईयरफोन्स को जब आप फ़ोन से कनेक्ट करते, एक छोटा सा होल होता था उसमें कनेक्ट करते थे, तो उस ईयरफोन के सामने का कुछ ऐसा जो दिखता था आपका, ये मान लो वायर है, इसके बाद सामने से ये कुछ ऐसे होता था कुछ शेप में, है ना. तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे, ये आपको एक थोड़ा सा गोल्डन कलर का दिखेगा. सो ये जो गोल्डन कलर का आपका ये जो जैक होता था, दिस वाज इलेक्ट्रोप्लेटेड. इसमें हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते थे क्रोमियम एंड निकल से. क्रोमियम और निकल जो है जस्ट लाइक जैसे हमने गैल्वेनाइजिंग किया, हमने आयरन को कोट किया जिंक से, वैसे ही हम लोग क्रोमियम और निकल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके अपने इन सारे सब्सटेंसेस को आयरन के रस्टिंग से प्रिवेंट कर देते थे. सो दिस आर द वेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन ऑफ आयरन या रस्टिंग ऑफ आयरन: ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजिंग एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज जनरली डन विथ क्रोमियम एंड निकल. सो इस तरीके से वी कैन प्रिवेंट द करोजन ऑफ आयरन और रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है. सो आई होप ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉपर की तरफ. सो अगर हम लोग कॉपर की बात करें, कॉपर इज Cu. सो कॉपर के करोजन के लिए पहली बात, कॉपर जो है काफी लो आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए इसका जो करोजन है ये काफी लेट होता है. इट इज नॉट वेरी इजीली करोडेबल लाइक आर आयरन. ठीक है. करोजन तो होता है लेकिन इतना इजीली नहीं होता. तो इसके करोजन के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे Cu के साथ रिएक्ट करना चाहिए H2O प्लस O2 प्लस CO2. जब इतने सारे सब्सटेंसेस साथ में मिल जाते हैं तब जाकर यहाँ पे कॉपर का करोजन होता है, जो कि बनता है CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस. ठीक है ना. CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस. क्या मतलब है इसका? इसको कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट. अब जब ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बनता है कॉपर के ऊपर, तो ये एक ग्रीनिश अपीयरेंस देता है, ग्रीन कलर का बन जाता है. ये भी हम लोग चेंज इन कलर के एग्जांपल में लिख सकते हैं. Cu जो है दिस इज ब्राउन, एंड जब इसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, तो इट टर्न्स ग्रीन. ध्यान दीजिए ये ऐसा कैसे है. CuOH होल ट्वाइस मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड. कॉपर हाइड्रोक्साइड एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो गया. मेटालिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर कंसिडर्ड बेसिक इन नेचर. यहां से ये नाम आया बेसिक, बिकॉज इसमें CuOH होल ट्वाइस एक बेस है, इसीलिए ये हो गया बेसिक. उसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग CuCO3 दैट इज कॉपर कार्बोनेट, तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसका नाम आ गया. ठीक है ना. अब ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर का जो लेयर आपके कॉपर के ऊपर चढ़ा है, जैसे मैंने कहा था कि कॉपर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, लो होता है, इसीलिए आप इस बेसिक कॉपर कार्बोनेट के लेयर को हल्का सा ऊपर से एसिड जैसे नींबू लेकर अगर रगड़ देंगे तो ये जो ग्रीनिश लेयर है इजीली निकल जाएगा. मार्केट में पितांबरी और ऐसे कुछ और भी सब्सटेंसेस आते हैं जिसको आप ऊपर से ऐसे घिसेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का जो आप लेयर देख रहे हैं ये इजीली निकल जाएगा और आपका जो कॉपर है वो पहले जैसा फिर से चमकने लग जाएगा. ठीक है ना. इसका मतलब दिस इज इजीली रिमूवेबल, तो इसीलिए इससे प्रिवेंट करने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये जो है ये उतना ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचाता जैसे हमारा आयरन पहुंचा रहा था. ठीक है. सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई. सी हो गया कॉपर का करोजन. नाउ विल सी फॉर सिल्वर, करोजन ऑफ सिल्वर.
सो अगर हम लोग सिल्वर की बात करें, सिल्वर इज Ag। सो इफ वी टॉक अबाउट सिल्वर, सिल्वर के साथ ऐसा है कि सिल्वर इज अ वेरी वेरी लो रिएक्टिव सब्सटेंस, इसीलिए ये नॉर्मल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे चीजों से रिएक्ट करके करोड नहीं होता है। सो सिल्वर को करोड करवाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा H2S प्लस O2, ठीक है ना। सो ये इस तरीके का रिएक्शन है जहां पे हमें H2S दैट इज हाइड्रोजन डाइसल्फाइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन। सो अब जब ये रिएक्ट करता है, ये रिएक्ट करने से ये जो Ag है इसके पास सल्फर आ जाता है। सल्फर की वैलेंसी 2 है और Ag की वैलेंसी 1 है, सो इट बिकम्स Ag2S प्लस, अब ये जो H2 है ये H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देता है H2O। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड हमारे पास देख रहे हैं हम लोग, सिल्वर सल्फाइड दैट इज Ag2S, दिस इज दिस इज ब्लैक इन कलर। सो आप देखेंगे जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, ये सिल्वर के आर्टिकल्स जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हल्के से ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो इसको भी अगर आप पीताम्बरी वगैरह यूज करेंगे तो ये इजीली निकल जाता है और इसका भी करोजन बहुत ज्यादा कोई खतरनाक नहीं होता। तो इस तरीके से सिल्वर का करोजन होता है, ठीक है। अब बचा बस हमारा एल्यूमिनियम और ये हमारा आखिरी टॉपिक है। अब देखिए एल्यूमिनियम तो काफी रिएक्टिव है ना, यहाँ पे जो है एल्यूमिनियम काफी रिएक्टिव में आ जाता है। सो एल्यूमिनियम बहुत इजीली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3, और ये जो Al2O3 है ये भी एक ब्लैक कलर का लेयर बनता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि एल्यूमिनियम जब एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है तो इस मेटल का फर्दर और कोई करोजन नहीं होता। इसका मतलब Al2O3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर एल्यूमिनियम मेटल which prevents any further corrosion of this aluminium metal। क्या कहा मैंने, इसको समझिए ऐसे। मान लीजिए मेरे पास इतना थिकनेस का एक एल्यूमिनियम का शीट है, ठीक है ना, इतना थिक है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम से बना है। अब जब ऑक्सीजन आके रिएक्ट करता है वो तो सिर्फ टॉप लेयर पे करता है, इसका मतलब यहाँ पे Al2O3 बनेगा, है ना। तो ये जो Al2O3 का लेयर ऊपर बन गया, ये इसके बाद इस नीचे के एल्यूमिनियम को बिल्कुल भी करोड होने नहीं देगा। इसका मतलब Al2O3 फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर which does not allow any further corrosion to the underlying aluminium। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि explain why sometimes corrosion can be useful। तो sometimes corrosion can be useful because यहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर लगा के अंडरलाइंग मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम एनी फर्दर करोजन, ठीक है ना। इसीलिए इसको जानबूझ के किया जाता है। बाकी सारे करोजन को हम लोग जानबूझ के करेंगे क्या, नहीं, लेकिन इसको हम लोग जानबूझकर, ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। कैसे, इस प्रोसेस को कहते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग से हम लोग क्या करते हैं कि एक एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन को रिएक्ट करवा के उससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक ब्लैक लेयर फॉर्म करते हैं। तो आजकल आपने कुछ प्रेशर कुकर्स वगैरह देखे होंगे जो ब्लैक कलर के दिखते हैं, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा हार्ड एनोडाइज्ड। इसका मतलब वो एल्यूमिनियम का है और उस एल्यूमिनियम के ऊपर उन्होंने इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा दिया है, ठीक है ना। इसको इंडस्ट्रीज में किया जाता है कि हम लोग एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड का लेयर लगा के उसको उसके बाद उससे हम लोग तवा बनाते हैं या उससे हम लोग कुकर बनाते हैं या उससे फ्राइंग पैन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सब हार्ड एनोडाइज्ड होती है बिकॉज एनोडाइजिंग इज अ मेथड इन विच एल्यूमिनियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है, that is reaction with oxygen to form aluminium oxide। So this anodizing prevents any further corrosion of the underlying metal and इससे वो जो हमारा substance है उसकी longevity हो जाती है, बहुत लंबा चलता है, ठीक है। So ये थे हमारे सारे के सारे applications of redox reactions in our everyday life। I hope आपको ये समझ में आ गया। इससे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये खत्म हो गया। हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको समझाऊंगा और वो जो हमारा क्वेश्चन था MnO2 + HCl वाला, उसके बारे में आपको आंसर दूंगा कि किस तरीके से HCl जो है ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनता है और ना कि H2O।
ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।